नमस्कार, डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। आज हम बात करेंगे जनजातीय विकास के मुद्दों पर और उनकी चुनौतियों को लेकर के। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास खास लोगों का पैनल मौजूद है जिनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। जिस तरीके से जो हमारा देश है वो विभिन्न पंथ, संप्रदाय और वर्गों से मिलकर बना है, जिसमें प्रत्येक को समानता का अधिकार है। हमारे देश में जो आदिवासी जनजाति से कई सारे महानुभाव रहे हैं, कई सारे महानायक रहे हैं, जिन्होंने जो संघर्ष किया, जो उन्होंने समाज सुधारक के काम किए, जिनकी बदौलत आज ये समाज मुख्य धारा से जुड़ पाया है। इस समाज में जन जागरूकता और शिक्षा की ऐसी अलख जगी है कि आज ये समाज काफी आगे निकल गया है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, नौकरी के क्षेत्र में देखिए, या फिर किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का सवाल हो, ये समाज आगे आया है और अपना परचम लहराया है। आज इस समाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये समाज आज भी सांस्कृतिक विरासत, कला और अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। चुनौतियां जो भी हैं, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, सबसे पहले मैं आपको उनका तारुफ कराना चाहूंगा। कन्हैया लाल जी, आप पूर्व विधायक हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो वहीं हरिराम मीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व आईपीएस हैं और साहित्यकार भी हैं। सर, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही भागचंद जी हैं, आप पूर्व अधिकारी भी रहे हैं और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। सर, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, आदिवासी सम्मान और जनजातीय गौरव को लेकर के एक वीडियो क्लिप तैयार की है। तो जल्दी से आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारत के जनजातीय समुदायों का इतिहास गौरवशाली और विविधता से भरपूर है। इनकी संस्कृति, परंपराएं, कला, भाषा और रीति रिवाज न केवल भारतीय समाज को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विविधता को भी प्रतिबिंबित करते हैं। जनजातीय समाज ने अपने अद्वितीय जीवन शैली, सरलता और प्राकृतिक प्रेम के द्वारा एक विशेष पहचान बनाई है। जनजातीय समुदायों का गौरव उनके पूर्वजों, वीर योद्धाओं और समाज सेवकों के योगदान में निहित है। बिरसा मुंडा, तात्या भील, रानी गाइडिंलियू, गोविंद गुरु जैसे नेताओं ने जनजातीय स्वाभिमान और समाज की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। ये स्वतंत्रता संग्राम के हीरो के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। जनजातीय संस्कृति में काष्ठ कला, लोक कला, संगीत, नृत्य, वस्त्र, हस्तशिल्प और धार्मिक मान्यताओं का अद्भुत समावेश है। इनके गानों और नृत्यों में प्रकृति और देवी देवताओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जनजातीय समाज का योगदान सराहनीय है, क्योंकि वे जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करते हुए टिकाऊ जीवन शैली को अपनाते हैं। आज जनजातीय समाज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, विस्थापन और भूमि अधिकारों का हनन जैसी समस्याएं इनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिकता और विकास की होड़ में इनकी संस्कृति और परंपराएं खतरे में हैं। भारत सरकार और कई सामाजिक संगठनों ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई प्रयास किए हैं। जनजातीय गौरव दिवस, वन अधिकार अधिनियम और जनजातीय संग्रहालय जैसी पहलकदमियां इन्हें मुख्य धारा में लाने के प्रयास हैं। इसके साथ ही विभिन्न शिक्षण कार्यक्रम, रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करके इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की जा रही है।
तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो जनजातीय समाज है उसकी सांस्कृतिक शैक्षणिक स्थिति क्या है, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। तो जल्दी से आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं हरिराम जी के पास आना चाहूँगा। हरिराम जी, जिस तरीके से जब हम आदिवासी या जनजातीय समाज की बात करते हैं तो ये कौन लोग होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है और ये अन्य समुदायों से अलग कैसे होते हैं? देखिए, दुनिया की समस्त मानवता के आदितम पुरखा हैं, वो आदिवासियत का जीवन जिया करते थे। उनके लिए भोजन और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करते थे जी। इसलिए वो कबीलाई फॉर्म में रहते थे, आखेट अवस्था में थे, वनोपज पर आधारित थे और एक से दूसरी जगह पर भोजन और सुरक्षा की खोज में चलते फिरते रहते थे। समय की यात्रा के साथ में जो मानव समुदाय ज्ञान विज्ञान के आधार पर उस आदिमता की जीवन शैली को छोड़कर बाहर आ गए, उन्हें आज हम गैर आदिवासी मानवता के रूप में चिन्हित करते हैं। और जो मानव समुदाय कमोबेश अभी भी उसी प्राचीन आदिम जीवन शैली को लेकर चल रहे हैं, उनको हम आदिवासी समुदायों के रूप में चिन्हित करते हैं। दुनिया भर में चाहे वो नॉर्थ अमेरिका के इंडिजिनस पीपल हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एबोरिजन्स हो जी, चाहे वो अफ्रीका के नेटिव्स हो या एशिया के ट्राइब्स, ये सभी आदिम समुदायों के रूप में हम चिन्हित करते हैं, जो विश्व भर में करीब 10% है और करीब करीब उतना ही भारत में उनकी जनसंख्या होती है जी। तो उस रूप में जो जीवन शैली आदिमता की, जिसमें मनुष्य मानवेतर जीव जगत और प्रकृति तत्वों का एक बेहतरीन तालमेल है, वो तालमेल हमें आदिवासी समुदायों में दिखाई देता है। चाहे वो आदिवासी समुदाय भारतीय संदर्भ में पूर्वोत्तर का हो या पश्चिमी भारत का हो, मध्य भारत का हो या दक्षिणी भारत का हो या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी हो जी। तो सर भागचंद जी, सर हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से एक मान्यता है, एक धारणा है कि जो आदिवासी समाज है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भोला होता है। उसके भोलेपन की वजह से जो उसके राइट्स हैं, उनके अधिकार होते हैं, उनके बारे में वो नहीं जान पाते हैं या जागरूक नहीं होते हैं। ऐसे में क्या लगता है, उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? उन लोगों को कैसे जागरूक किया जाए या फिर इन चीज़ को दूर करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखो, भारत की स्वतंत्रता के बाद में जी करीब 700 आदिवासी समुदाय हैं। उनके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें आरक्षण एक विशेष रूप से जी इन समुदाय को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है और शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण दिया गया है। लेकिन पिछले 75 साल से भी ज़्यादा होने के बावजूद भी जितना रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया है वो अभी तक पूरी तरह से भरा नहीं गया है। तो एक तो सरकार की नीतियाँ तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है धरातल पर, वो पूरी तरह से समुदाय को वो बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि कुछ नौकरियों में तो कुछ लोग तो आ गए हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत पीछे छूट गए हैं। और जैसे आपने कहा कि उनके पीछे रहने का कारण क्या है, तो कारण बेसिकली ये है कि उनकी जो शिक्षा है उसमें वो अभी तक उनको उस लेवल की शिक्षा या उतनी शिक्षा नहीं मिली है जिससे कि वो अपने उस दायरे को तोड़ के बाहर निकलें। सर, तो कहाँ कमी रहेगी? जो शिक्षा की बात अगर हम करें, उन लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कहीं कुछ कमी रह गई है या फिर समाज की तरफ से कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है? इसमें दोनों ही बात हो सकती है, क्योंकि आदिवासी समाज की एक विशेषता है शाइनेस जी। तो क्योंकि आउटसाइड समाज से इससे कॉन्टेक्ट करने में थोड़ा शाइनेस होता है, ये एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है आदिवासी की। दूसरा क्या है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको पूरी तरह से लागू नहीं करा है, सिस्टम में अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया है।
इवन अब जैसे राजस्थान जैसी स्थिति में भी कई बहुत ही स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पॉपुलेशन 12% है, मतलब 12% रिजर्वेशन दे रखा है आदिवासी को, लेकिन पॉपुलेशन करीब 14% हो चुकी है जी। तो एक तो उस तरह से नहीं हो रहा है, दूसरा आरक्षण के जो नियम है उनको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। तीसरा, जैसे एजुकेशन में आपने अभी कल परसों अखबार में पढ़ा होगा, 2016 की प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो भी अभी मतलब उनको प्राप्त नहीं हुई है। नेशनल फेलोशिप है वो भी 2-2 साल बाद में रिलीज हो रही है। तो काफ़ी बच्चे जो आर्थिक कारणों से भी शिक्षा के मतलब रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हैं कि उनके पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो सरकार की नीतियाँ अच्छी होने के बावजूद भी, सब कुछ प्रबंध होने के बावजूद भी उनका इम्प्लीमेंटेशन में कमी रही है। जो छात्र हैं वो आवेदन कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उन तक उनको समय पे नहीं मिल रही है। तो क्योंकि आप जब मतलब ऐसे आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जी पोस्ट डॉक्टरल वगैरह के लिए जो फेलोशिप मिलती है वो 2-2 साल तक नहीं मिलती है, तो उसमें सस्टेन नहीं कर पाते हो, तो उनको शिक्षा छोड़ के फिर इधर उधर जाना पड़ता है। और मतलब बेसिकली बैकवर्डनेस ऑफ एजुकेशन, अब उसके कारण कुछ भी हो सकता है। सर, अभी आपने प्रतिनिधित्व की बात की, जिस तरीके से हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो तकरीबन 12% आरक्षण दिया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया। तो और तकरीबन जो आबादी है वो 14% के आसपास में है। अगर हम जो है भारतीय स्तर पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो कम, भारतीय स्तर पर भी इसमें है, तो वो 7.5% ही मिलता है। 7.5 है, जबकि आज की तारीख में 2011 की जनगणना में 8.6 थे और अब करीब 9% के आसपास जनसंख्या हो चुकी है। तो क्या लगता है सर, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं सवाल करना चाह रहा था आपसे कि ये चीज जो गैप है, जिससे रिजर्वेशन कम दिया जा रहा है और आबादी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनकी आबादी के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पिछड़ने का भी एक थोड़ा सा ये सवाल बन रहा है बीच में। तो क्या वजह है सर? वजह यही है कि अब कई बार सरकार से हमने भी प्रयास किया है, समाज के आधार पे हमने लिख के भी दिया हुआ है कि हमारा आबादी के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इवन शेड्यूल कास्ट वालों को भी 16% दे रखा है, जबकि जनसंख्या उनकी 18% है। तो इसको कई बार हमने मतलब उठाया, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया। उम्मीद है आने वाले टाइम में शायद मतलब इस दिशा में प्रयास जारी हैं, प्रयास और जारी कुछ है, कदम उठाए जाएंगे तो वो सबके सामने होंगे। कन्हैया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप तो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, राजनीति को बड़ा करीब से देखा है, एक सवाल काफी ज्वलंत जो उठ करके आता है, जो हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो जो एसटी समुदाय को जो रिजर्वेशन मिलता है राजनीति में, जितनी सीटें होती हैं उतने पर ही एसटी समाज को उतारा जाता है, यानी जो जनजातीय समाज है। आप सोचिए कि जितनी सीट है, सीट के हिसाब से ही उनको उतारा जा रहा है। सीट अगर नहीं होती तो आज वो कहां पर होते, क्या उनको उतना प्रतिनिधित्व मिलता? अगर नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता? इस पर सर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आदिवासी जो है भारत का मूल निवासी यहाँ का है, और हजारों साल से ये व्यक्ति जैसे जल जंगल और जमीन वाला जो पैटर्न है, आज ये वन संपदा जो खड़ी है तो वो आदिवासी की वजह से खड़ी है जी। आदिवासी लोग वहां पर रहे और हजारों साल से जब देश आजाद होने लगा तब यहाँ हमारे आदिवासियों ने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान किया जी। गोविंद गुरु ने बांसवाड़ा के अंदर जी 700 से ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया। अचानक अंग्रेजों ने घेर करके उनको वहां पर गोलियां चलवा दिया, मूल वहां के। तो ऐसे करके पूरे आदिवासी हर तरह से रहे। उन्होंने सोचा था कि देश आजाद होने के बाद में हमारे को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये सही है कि आप जैसे लोग कहते हैं कि आप आदिवासी बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन मैं कहता हूँ मुश्किल से 20% लोग हैं जो आज थोड़ा सा आगे बढ़ पाए, मुख्य धारा में जुड़ पाए। लेकिन जो एक आज भी 80% जो लोग हैं आज वो वहां का वहीं है जहां था आज वो। कन्हैया जी, अभी आपने बात की शुरुआत में 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, जल जंगल जमीन। ये एक नारा भी बन करके उभरा है, तो ये जो नारा है इसका क्या वाक्य है, मतलब किस तरीके, थोड़ा सा आसान भाषा में बताएं कि जल जंगल जमीन का वास्तविक नारा क्या है, इसको कैसे लोग प्रेजेंट? देखिए, जल और जंगल और जमीन, अगर आदिवासी लोग जहां जहां रहे हैं वहां पर उन्होंने वहां पर वन पेड़ लगाए, वन औषधियां पैदा की है, पेड़ लगाए हैं, उनकी सुरक्षा की है
और जल को भी वहां पर जल संरक्षण तभी हुआ जब वहां पर पेड़ लगे हैं जी। अगर पेड़ की सुरक्षा नहीं होती तो जल बचता ही नहीं वहां पर रिचार्ज ही नहीं होता जी। और जमीन को बचाने का काम भी इन्होंने खाली खेती की है और वहां पर कुछ वन संपदा को तोड़ करके जैसे गोंद है या तेंदुए के पत्ते थे या बांस का थे, ये छोटी छोटी चीजें थे जिनको तोड़ करके अपने आजीविका का उपार्जन करते थे। शुरू से वो लोग बाजार में आते थे, नमक ले गए, मिर्ची ले गए या कुछ अपना सामान खाने का गुड़ ले गए, चीनी ले गए, ऐसे करके छोटा मोटा सामान उनके बदले में ले जाते थे। आज उनकी सुरक्षा करने का काम अगर किसी ने किया तो आदिवासियों ने किया और आदिवासियों को धीरे धीरे देश आजाद होने के बाद में जो उनको पट्टा मिलना चाहिए था आज पट्टा नहीं मिला जी। पट्टा मिला लेकिन बहुत कम लोगों को पट्टा मिला और फिर वो भी 1980 में जब सरकार ने एक विधेयक ला करके कि साहब बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी राज्य सरकार या भारत सरकार का कोई प्रतिनिधित्व जो इनको उस 1 इंच भी जमीन वो ले नहीं सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के जी। इस तरह का जो प्रावधान करके और आदिवासियों को जो वहाँ आज हर कोई वहाँ खदेड़ देता है उनको जी। उन्होंने जमीन निकाली, जमीन पर खेती करके छोटी मोटी खेती करके या वन संपदा से काम कर रहे थे तो फॉरेस्ट के जो लोगों को लगा दिया गया। आज उनको जितने से तंग किया गया, आज उनको तंग तो किया सो क्या, उनको नोटिस दे दे करके उनको या तो जेल में डाल देते हैं, उनको बेगारी ली जाती है उनसे कहते हैं तुम खरगोश मार के लाओ, तुम तीतर मार के लाओ। इस तरह की जो हालात कर रखी है। दूसरी बात वहां पर जो आदिवासी हैं आज भी इतना भयभीत डरा हुआ है तो सरकार ठीक है कोशिश की शुरू में कि सब हम पट्टा दे रहे हैं, इनको कुछ पट्टे दिए 5 साल के लिए दिए थे जी। लेकिन आज भी उनको कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं की गई। आज की उनकी स्थिति वो की वही है जहां थे वहां के वहीं। आज शिक्षा की दृष्टि से ले लो, आर्थिक दृष्टि से ले लो या हेल्थ की दृष्टि से ले लो, आज शिक्षा में वो जो लोग हैं उनकी दूर दराज स्कूलें हैं, वहाँ स्कूलों के अंदर जो वहाँ पर एकलव्य विद्यालय खोल दिए, आवासीय विद्यालय खोल दिए गए, वहाँ पर आश्रम विद्यालय खोल दिए गए, लेकिन वहाँ पर न तो कोई ढंग के टीचर है, कोई जाना नहीं चाहता वहाँ जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। वहाँ पर जो पहल की गई है उसमें जिस तरीके से जो अगर टीचर्स की हो तो टीचर्स की संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए और व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। पूरी जो व्यवस्था है बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया है। हरिराम जी सर आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आजादी के बाद में देश में रिजर्वेशन का प्रावधान लेकर के आया गया, जो एसटी समाज है, जो आदिवासी समाज है, उसको रिजर्वेशन दिया गया, आपको क्या लगता है कि आजादी के बाद से अब तक के जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उससे इस समाज की सामाजिक शैक्षणिक स्थिति कुछ बदली है? क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप? देखिए, पहले तो रिजर्वेशन का जो बैकग्राउंड है ना उसको अपन थोड़ा समझें। जी बिल्कुल। संविधान बन रहा था, संविधान निर्मात्री सभा में जी आदिवासी समाज की तरफ से कुल 6 सदस्य थे, जिनमें से मुखर सदस्य जो बोल रहे थे वो केवल डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा ने ये मुद्दा उठाया कि भारत की सबसे प्राचीन मानवता आज के आदिवासी लोग हैं, तो वे आदिवासी आधुनिक विकास और लोकतंत्र से कैसे जुड़े। इस बात पर बहुत बहस हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि बिल्कुल ये प्राचीनतम मानवता है, इनकी अनूठी संस्कृति है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये लोग और लोगों की बनिस्पत ज़्यादा ईमानदार हैं, ज़्यादा भले हैं, भोले हैं। और उन्होंने 1956 में आदिवासी विकास के पंचशील जी 5 सूत्र दिए थे और उससे पहले वो सूत्र आधारित है जो संविधान सभा में बहस हुई, जयपाल सिंह मुंडा ने जिसकी अगुवाई की। और उसके आधार पर संविधान का धारा 342 है, 5वीं सूची है, 6ठी अनुसूची है। ये आपको बता दें 6ठी अनुसूची तो नॉर्थ ईस्ट के 8वें स्टेट्स के लिए है और 5वीं रेस्ट ऑफ इंडिया के 10 स्टेट्स के लिए हैं। उसके बाद में नए डेवलपमेंट होते हैं, कुछ अधिनियम बनते हैं। SC/ST एक्ट में भी आदिवासी का प्रोटेक्शन है, पेसा एक्ट में भी है, पंचायत जो आदिवासी एरियाज में विस्तार जो अधिनियम बनाया था जी 1996 में। उसके बाद वनाधिकार अधिनियम 2006 में बनाया। और जैसे अभी कन्हैयालाल जी ने बोला कि वनाधिकार अधिनियम बना दिया, लेकिन उसके आधार पर पट्टे बहुत कम को दिए गए हैं। जो हमारे पास आंकड़े उपस्थित है उसके आधार पर करीब 15% से कम को पट्टा दिया गया है। 2006 से लेके हम 2024 में गुजर रहे, 26 आने वाला है।
लेकिन अगर 20 implementation साल सही में से नहीं 18 कर 20 पाए साल हैं। में भी उनको पट्टे नहीं दिए गए, जी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो करीब 20 लाख आदिवासियों के सर पर ये तलवार लटक रही है जी कि उनको जंगलों से बेदखल किया जाए क्योंकि उनके पास पट्टे नहीं है। ठीक है। तो संविधान या अधिनियम या सरकारी नीतियां या बजट वगैरह की बात करते हैं, योजनाएं वगैरह, वो सब ठीक है, लेकिन सवाल वही इम्प्लीमेंटेशन का आता है, जैसे भागचंद जी ने संकेत दिया था। जी जी तो ये जो रिजर्वेशन का ये जो बैकग्राउंड है कि ये लोग आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े रहे, भौगोलिक दृष्टि से अलग थलग रहे, जी अनूठी संस्कृति लिए रहे, आदिमता के गुण इनमें पाए गए और शेष समाज से ये झिझकते रहे। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि इनके एरियाज में बाहरी लोगों ने घुसपैठ की। चाहे वो पहले आप माइथोलॉजी पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वक्त नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सुरासुर संग्राम या असुर काफी या कुछ चीजें राक्षस या इतिहास दैत्य में कई वगैरह सारे कौन है, जो एक्ट हुए या उसमें प्राचीन इस काल चीज में भी पर चर्चा देखें कर आप, सकते हैं। या खास करके अंग्रेजों ने तो बाकायदा एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ही बना दिया था, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले केवल और केवल आदिवासी थे जो शुरू से लड़ रहे थे। बिल्कुल हरिराम जी, और आपने जो उस एक्ट की लड़ाई बात की है, उस लड़ाई को दबाने के लिए इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया ठीक है। और उसके आधार पर इनको कुचला। हाँ। और वही जो हम और वे की जो नीति है, जैसे अंग्रेजों ने एक्सक्लूडेड एरियाज कहा आदिवासी अंचलों को, और आज भी हम ये कहते हैं हम और वे। अब आदिवासी ये कहता है हम और वे का मतलब गैर आदिवासी सब बाहर से आए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2011 का, जी। नंदाबाई भील का। हाँ। उसमें यानी साफ कि अभी कहता तक है जो वो, आप चीजें कह रहे हैं, जो एक्ट हैं, एक्ट को सही से लागू करने की जो बात आती है, जो प्रावधान बनाए गए हैं, चाहे वन अधिकार अधिनियम हो या फिर इस तरीके की और चीजें। मैं भागचंद जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से रिजर्वेशन की हमने बात की, कई बार देखा जाता है कि रिजर्वेशन को लेकर के एक निगेटिविटी फैलाई जाती है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण, जैसे कि अभी कन्हैया जी ने बताया कि जो 100% में 20% समाज ही ऐसा है जिसको आरक्षण का सही लाभ मिला है, 80% तो अभी वैसे ही है। तो ऐसे में जब भी कभी आरक्षण की समीक्षा की बात आती है तो इस पर ये किस तरीके की चर्चा होती है? क्या लगता है आपको, इस पर समीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर क्या ओपिनियन है सर आपका? नहीं, अभी समय समीक्षा का नहीं है। अभी समीक्षा यह है कि आरक्षण को एक्चुअली ईमानदारी से उसको लागू करने का है। जी, बड़ी बात कही आप। एक बार, क्योंकि एक बार इसको पूरे जितने भी आरक्षण से संबंधित जो नियम है, अभी आपने थोड़े दिन पहले एक पेपर में पढ़ा होगा, आईआईटी में रिसर्च हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट आईआईटी में एडमिशन के लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए 300 साल लगेंगे। ये आईआईटी की अभी एक रिसर्च स्टडी है जी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यदि रिजर्वेशन ने पूरा यदि बेनिफिट दे दिया होता तो अब तक तो वो आईआईटी में वो अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो आरक्षण का जो प्रबंध जो किया है जी, वो प्रबंध को पूरी तरह से, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, और इवन जो पेशा एक्ट है या फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उनको भी इम्प्लीमेंट, जैसे हरिराम जी ने बताया। तो जो ट्राइबल को जो अधिकार दिया गया है, जो आरक्षण से दिया गया है या कई दूसरे एक्टों से दिया गया है, उसको पूरी तरह से एक बार इम्प्लीमेंट तो हो। तो रिव्यू की जो आप कह रहे हो वो तो तब आएगा जब पहले ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जी। और संविधान है ना, वो रिप्रेजेंटेशन की बात करता है कि भाई जितना जिसकी संख्या उस हिसाब से इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो अभी पूरे भारत में करीब 10% आदिवासी हैं, तो उनको सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज और बी सर्विसेज में 4% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो रिव्यू करने का भी समय नहीं है, अभी तो इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने का समय है। ठीक है, तो बड़ी बात आपने कही। जिस तरीके से जो रिजर्वेशन की समीक्षा की बात आ रही है, अभी जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है, जैसे आपने आईआईटी की बात कही कि 300 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। हरिराम जी, क्या ओपिनियन है आपका? क्या कुछ राय है संविधान को लेकर के? जो सवालात कई बार खड़े किए जाते हैं, उसकी निगेटिविटी को जो लगाई जाती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं तो एक तो क्या कि जैसे ST SC का रिजर्वेशन है, एक बाद में OBC का आया मंडल कमीशन के बाद में। तो एक बड़ा एक समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, एक गलत परसेप्शन है कि जैसे आपने पॉलिटिक्स की बात की कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो या सर्विसेज में रिजर्वेशन हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन हो, कि भाई इतना परसेंट इनका, इतना इनका, इतना इनका, और बाकी जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरीज
उसको मान लिया जाता है कि ये समाज के उन तबकों के लिए जो SC ST OBC नहीं है, लेकिन वो ओपन है, सब पे लागू होता है वो। ठीक है। तो जैसे आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की कि आप ST के लिए रिजर्व सीट है, वहीं से आप MLA MP का टिकट देते हैं। आप जो जनरल सीटें हैं जिनको ओपन कैटेगरी कहते हैं, वो कोई ये तो है नहीं कि SC ST या OBC के अलावा नहीं लड़ सकते हैं, वो तो सबके लिए है, सबके लिए है। तो ये एक तो ये गलत परसेप्शन बना रखा है। हाँ। दूसरा एक जब रिजर्वेशन की बात जो आपने की, रिव्यू की बात है, तो ऐसा क्यों है कि ये 10% है और 10% से ज्यादा नहीं जा सकते। हालांकि ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में ऑल इंडिया में 7.5 से के आसपास कभी फिलअप नहीं हुआ सीटें, 4 साढ़े 4 तक गई है, वो भी 4th क्लास में, 3rd क्लास में जी। यही स्टेट का हाल है। राजस्थान में आप देखें तो 4 मेन ट्राइब है, मीना है, भील है, गरासिया, सहरिया। सहरिया मध्य प्रदेश के सीमावर्ती है, हाडोती अंचल में, खास करके 12 तहसील में। आप आश्चर्य करेंगे कि देश की आबादी का जो औसत उम्र है जी, वो पुरुषों की 69 है और महिलाओं की 71 है, एवरेज है 70 का, और उनकी एवरेज उम्र अभी भी 50 से ऊपर नहीं है। बिल्कुल। तो कौन से आदिवासी उत्थान की बात कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी चुनौती तो आपके सामने ये है जिसपे गौर करना चाहिए। सरकारें करती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा, सवाल ये है। और आज और लोग तो अपने अधिकारों के लिए, भौतिक सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनको वो तो इनके लिए तो अस्तित्व का खतरा हो रहा है। अस्तित्व की बात नहीं है, आप बिल्कुल विकास के नाम पे विस्थापन करके आप उनका वो कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। हम बिल्कुल इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि हमने रिजर्वेशन की बात की, शिक्षा की बात की, अब आदिवासी गौरव की बात करते हैं, जनजातीय गौरव की बात करते हैं। कन्हैया जी, हम आपसे एक सवाल का जवाब लेंगे कि जो महापुरुष हुए जिस तरीके से, या जो महानायक हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ बलिदान दिए जिसकी वजह से आज जो इतना बदलाव देखा गया, इतनी जागरूकता आई है? इसका जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने मानगढ़ पर एक जो वीडियो बनवाया है, वीडियो पैकेज है, जिसमें हमने पूरा इतिहास बताने की कोशिश की है। आइए जल्दी से वो देखते हैं। मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। यह घटना ब्रिटिश सरकार और राजपूत रियासतों के संयुक्त सैन्य बलों द्वारा भील जनजाति के लोगों के खिलाफ की गई थी। उस समय गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील आदिवासी अपने अधिकारों और ब्रिटिश दमन के विरोध में संगठित हो रहे थे। गोविंद गुरु ने आदिवासियों को सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए प्रेरित किया और उन्हें संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों भील आदिवासी शामिल हुए थे। ब्रिटिश सरकार और राजाओं ने इसे विद्रोह मानकर गोविंद गुरु और उनके समर्थकों को खदेड़ने का आदेश दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी को घेरकर वहां मौजूद निहत्थे आदिवासियों पर गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में लगभग 1500 भील आदिवासियों की जान चली गई। तो कन्हैया जी, हम वापस उसी सवाल पर आना चाहेंगे जिस तरीके से अभी हमने एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की कि जो आदिवासी जो अस्मिता थी, आदिवासी जो गौरव था, वो इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ समझ में आया। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आदिवासी महानायक थे, वो कौन कौन से महानायक थे, जिनकी क्या भूमिका थी, जिनकी वजह से आज उनको याद किया जाता है? देखिए, आदिवासी महानायक बहुत हुए हैं जी। इतिहास पर ये सही है कि उन लोगों का नाम नहीं है। आज यहाँ पर महानायक में जैसे जिनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं, बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी की। भगवान बिरसा मुंडा जी, भगत सिंह जी शहीद हुए उससे पहले ये जब 25 साल की उम्र में भी इन्होंने जब अंग्रेजों से मुकाबला भी किया, अंग्रेजों ने जो है टैक्स हमारे से
जो आदिवासी भाई थे सबसे भूमि का एक कर लेने के लिए, कुछ जुर्माना लेने के लिए, वो जब सामूहिक रूप से इकट्ठे हुए, उनके पास पैसे भी नहीं थे, गरीब आदमी थे, उन्होंने बाकायदा विरोध किया उनका। विरोध किया तो अंग्रेजों ने उसको एक तरह से दुश्मन मान लिया। फिर भी वो सारे लोग मिलकर के अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंग्रेजों को वहां पर बहुत सारे अंग्रेजों को उन्होंने मौत के घाट पे उतार दिया गया। उन्होंने उनको अरेस्ट भी कर लिया, अरेस्ट करके और जेल में डाल करके और बहुत बड़ी यातनाएं दे करके उनको, ये नहीं था कि उल्टा वो पड़ जाएगा ये, और एक प्रदर्शन के रूप में उनको साबित करना, जिसके इतनी गोलियां, वो इतने चमड़ी उधेड़ करके और ऐसे घायल अवस्था में उसका प्रदर्शन किया गया कि सब लोग डर जाएंगे। लेकिन उनको देखने के लिए हजारों संख्या में वहां पर लोग बलिदान देने के लिए इकट्ठे हो गए, आदिवासी लोग। और आदिवासी लोगों ने उसी दिन उनको जब जेल में डाला तो बहुत बड़ा विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ में। अंग्रेजों को एक तरह से नाको चने चबाने का काम उन्होंने किया। तो बिरसा मुंडा जैसे हुए, जैसे अभी गोविंद गुरु जी हैं, और इनके टाइम में इन्होंने जब मीटिंग कर रहे थे और एक सामूहिक रूप से कि अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, आम जन पर अत्याचार कर रहे हैं, उस समय भी सारे इकट्ठे करके मीटिंग जब कर रहे हैं तो वहां पर लोगों को घेर करके नियत लोगों पर एकदम गोलियां बरसा करके और तोपे बरसा करके उनको मौत के घाट उतार देना, ये बहुत बड़े, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। में काफी कुछ क्रूरताएं हुई हैं, बहुत क्रूरताएं हुई, जो इतिहास हमसे कहीं ना कहीं छुपा रह गया है। इतिहास के अंदर आज उनका जो नाम होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही है भागचंद जी, हम आपके पास ही आना चाहेंगे। काफी अच्छा सवाल इन्होंने उठाया कि जिस तरीके से जो बलिदान दिया हमारे जो महापुरुष रहे हैं, हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को तो जानते हैं, उसको हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, बखूबी उसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन 1500 के आसपास में आदिवासियों की हत्या कर दी गई ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, लेकिन आज इतिहास के पन्नों में वो बहुत कम देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि इस चीज को इतिहास के पन्नों में दबाने की कोशिश की गई है या ये स्वतः ही इस तरीके से होता चला गया? देखो, ऐसा है कि सबल्टन जो हिस्ट्री होती है जी, तो जो रूलिंग क्लास होती है वो हमेशा उसको दबाने की कोशिश करती है जी। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले इवन 1857 की क्रांति से पहले भी कई विद्रोह है जी। उनमें से संथाल जो ट्राइबल है उन्होंने 1855-56 में झारखंड के इलाके में विद्रोह किया। फिर बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में मुंडाओं ने किया 1899 से जी, मतलब टाइम पे 1900। फिर राजस्थान में भील मीणाओं ने विद्रोह किया था गुरु गोविंद के नेतृत्व में सम सभा बना के, और उसमें मानगढ़ में जैसे कि 1500 आदिवासियों को। अब ये कांड 1913 में जलियांवाला बाग से करीब 4-5 साल पहले 6 साल पहले हो चुका था। लेकिन इतिहास में पिछले 15-20 साल या 30 साल से ही इसका नाम थोड़ा आने लगा है जी। इसी तरह से जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए थे उनको सबको कमतर इतिहास में स्थान मिला है जी। और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है, उनको बिल्कुल ही एक तरह से कमतर आंका गया पूरे मतलब इंडिया का जो इतिहास, जो फ्रीडम फाइटिंग का जो वो है इतिहास जी, उसमें उसको बहुत कम, इवन बड़े बड़े इतिहासकारों ने 2-2, 3-3 लाइन में ही सिर्फ भील विद्रोह या संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह या कोल विद्रोह इस नाम से सिर्फ वो किया है। तो इतिहास ने आदिवासी लोग जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं, त्याग किया है, उसको प्रॉपर स्थान नहीं दिया गया है जी। मानगढ़ धाम के बारे में राजस्थान में ही मेरे ख्याल में बहुत कम लोग जानते थे। हरिराम जी जो यहाँ पर पैनल में हैं, उन्होंने उसके ऊपर एक सबसे पहले एक किताब लिखी जी, व्हेन द एरोज वर हीटेड अप, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कई सारी यूनिवर्सिटियों में उसको हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है जी, ये गर्व की बात है। और फिर उसका हिंदी अनुवाद आया धूणी तपे तीर के नाम से। तो उन्होंने जब इसको एक तरह से राजस्थान में और पूरे इंडिया में जब ये जो आंदोलन भील और मीणाओं का जो हुआ था मानगढ़ धाम में जी, उसको सामने आया, उससे पहले कोई जानता भी नहीं था। ठीक है। और उसके पीछे जो मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि अंग्रेजों के साथ साथ में वो राजा महाराजाओं की फौज थी जिन्होंने इसको दबाया, तो हो सकता है कि उस टाइम के इतिहासकार, क्योंकि जो भी इतिहासकार उस टाइम पे लिखे, जैसे चाहे कर्नल टॉड हो या उसके बाद में जितने भी हैं जी,
वो सब राजाओं ने बुला के अपने इतिहास लिखवाया था इवन, मतलब तो उसमें उन्हें स्थान नहीं दिया गया। लेकिन तो अगर हम अब समय आया है हाँ, समय के हिसाब से समय के चीजें हिसाब बदल से रही हैं। आदिवासी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए और जो त्याग किया है, बलिदान दिया है और जो शहीद हुए हैं, हाँ, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनकी उचित पहचान स्थान बन रही है। देना बनता बिल्कुल, है बिल्कुल। और देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इस देश के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है तो उसका उचित होना स्थान देना बहुत जरूरी है। जरूरी हरिराम है। जी, हम आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से हम जैसे 20 साल के लगभग जो आदिवासी गौरव था, जो उसका इतिहास था, वो कहीं ना कहीं वर्णन में अब आने लगा है। अब इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज़ादी के 7 दशकों बाद अभी 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के मौके पर आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई, जो कि केंद्र सरकार के माध्यम से किया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में आदिवासी गौरव जो अस्मिता है वो और ज्यादा व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगी? देखिए, जैसे भगत सिंह जी ने कहा, आपने सवाल पूछा, आदिवासी ऐतिहासिक गौरव की बात कर रहे हैं, तो मानगढ़ का जो आदिवासी शहादत है जी, उससे पहले जाए तो देखो, अंग्रेजों की सत्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद में स्थापित होती है पूर्वी भारत में, कलकत्ता सेंटर उसका। ठीक है। और उसके बाद में लगातार आदिवासी विद्रोह जगह जगह पर हुए हैं, लेकिन चूंकि वो जंगल में हो रहे हैं, तत्कालीन मीडिया ने भी नोटिस नहीं लिया, इतिहासकारों ने भी नोटिस नहीं लिया, और तत्कालीन जो भी सरकार थी उसने उसको दबाने की कोशिश की जी। अब ये जनजातीय गौरव दिवस जो घोषित किया है बिरसा मुंडा की जयंती पर, जो 15 नवंबर होती है जी, और अभी एक और योजना भारत सरकार की चल रही जिसमें आदिवासी आज़ादी के लड़ाकुओं का म्यूजियम वो भी बन रहा है। रांची में 2022 में प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया है। ठीक है। और एक बड़ी योजना है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में आदिवासी ऐतिहासिक गौरव को पहचान मिलनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि हमने लगभग काफ़ी कुछ पहलुओं पर बात की, एक जो मुद्दा है जो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, जिन पर बहुत कम बात हो पाती है, महिला शिक्षा की। अगर हम महिला शिक्षा की बात करते हैं तो क्या लगता है शिक्षा की जो अलख जगी थी उसमें महिलाएं कितनी आगे आ पाई हैं, और आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा भी ज़रूरत है उनको, महिलाओं जो आदिवासी महिलाएं, उनको आगे आने में? देखिए, सवाल महिलाओं का और पुरुषों का नहीं है, सवाल आदिवासियों का भी नहीं है जी। भारत की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे बड़ा संबल है। ठीक है। और इसीलिए अंबेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जिसके पीने के बाद में दहाड़ेगा। दहाड़ने से मतलब उनका मतलब एक चेतना से है, जागृति से है, बोलने से है। जैसे कहा कि आदिवासी शाइनेस, झिझकता है बोलने में, बोलता नहीं है। ठीक है। तो शिक्षा आएगी तो बोलेगा, और बोलेगा तो अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठाएगा। बोलने का मतलब आवाज हुआ ना। तो शिक्षा की दृष्टि से अब चूंकि आदिवासी विकास और लोकतंत्र से पिछड़ा हुआ है दोनों सेक्टर में, तो शिक्षा उसको आगे ला सकती है। ठीक है। महिला शिक्षा की जहां तक बात है, तो आदिवासी समाज में स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं रहा, इसलिए जहां जहां शिक्षा की बात आती है तो आदिवासी समाज में महिलाएं भी आगे बढ़ रही है, जितना भी उनको मौका मिल रहा है उस आधार पर। ठीक है। जैसे मैं पूर्वोत्तर भारत की बात करूं तो वहाँ पुरुषों के करीब करीब बराबर महिला शिक्षा भी है, और उसका खास वजह यह कि उनका एक्सपोजर हुआ है। आप उसका एक सीमा तक क्रेडिट क्रिश्चियन मिशनरीज को भी दे सकते हैं, उनके अंदर एक जागृति का भाव आया उसको भी दे सकते हैं, और वहाँ की महिलाएं शुरू से ही पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके उनके अलग से मार्केट में बाहर जाती हैं। वो अंदर, जैसे भद्र समाज में हवेली के भीतर या महल के भीतर या मठ के भीतर उनको छुपाया नहीं जाता है। ठीक है। वहाँ पर्दा प्रथा उस रूप में नहीं है। यहीं राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में पुरुषों की और महिलाओं की अगर तुलनात्मक अध्ययन करें शिक्षा का, तो महिलाएं पीछे नहीं हैं। ये अलग बात है कि उनकी नौकरियों में नीचे लेवल पे वो नर्स है, टीचर्स है, बाबू है, सिपाही है, गार्ड है, पटवारी है, उस लेवल पे ही है, आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं।
तो शिक्षा निश्चित रूप से आदिवासी समाज की उन्नति का बड़ा संबल है, ठीक है। बड़ा माध्यम है जिस पे अधिक से अधिक जोर देने की जरूरत है। ठीक है। कन्हैयालाल जी, जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि बाबा साहब का जिक्र किया, उन्होंने एक शेर भी बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपको क्या लगता है, बाबा साहब ने जो शिक्षा की जो अलख जगाई थी, उससे समाज में कितना कुछ बदलाव आया है, और आदिवासी समाज जो है वो बाबा साहब के इस योगदान को कैसे देखता है? देखिए, बाबा साहब का जो योगदान था उसकी वजह से आज लोगों ने जो है शिक्षा के अंदर, जैसे माननीय राम जी ने बता दिया जी कि महिलाएं पुरुष काफी लोग आ गए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज जो शिक्षा, जैसे आज हमारे चाहे बांसवाड़ा में ले लो, सिरोही में ले लो, डूंगरपुर में ले लो, उदयपुर में ले लो, आज भी हमारी माताएं बहनें पैरों में किसी के बड़े परिवार के आगे से निकलती है तो जूतियां हाथ में लेकर के निकलती है। देश आजाद 75 साल से ज्यादा हो गए, उसके बावजूद भी जूतियां लेकर हाथ में निकलती है। ठीक है। एक हमारा आदिवासी भाई अगर कोई अधिकारी भी है, कुछ भी है, तो वहां पर मकान, जनरल कास्ट का व्यक्ति वहां पर मकान देना नहीं चाहता कि नहीं ये तो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। आज छुआछूत की जो प्रथा है, आज इतना बलिदान होने के बाद में, इतना त्याग करने के बाद में भी जो स्थिति जो बनी हुई है वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। वैसे इसमें परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी, हमारी आज भी माताएं बहनें, या जो हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आज उनकी जो हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए, आज उनकी स्थिति जो है एनेमिक स्थिति से देखा जाए, तो आज उनकी स्थिति, आज जैसे साहब ने कहा था 50 वर्ष तक की उसकी अवस्था हो गई। क्यों? वो क्या है, एक तो एनेमिक बहुत ज्यादा है, उनको अच्छा पौष्टिक भोजन भी नहीं मिल पाता है, गरीब व्यक्ति। दूसरी बात क्या है कि सरकार ने ये जो आदिवासी भाई हैं उनको जैसे महुआ का या उसका शराब निकाल करके छूट और दे दी। इसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए, और हम चाहते हैं सरकार को इसको पाबंदी लगानी चाहिए, उन लोगों का एक मानसिकता चेंज करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम उनके जो लत लग गई है, ये लत के छुटकारा मिले तो आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत होंगे, शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत होंगे, तो वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल सर, यही सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके से जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर का जो ये बेल्ट है, यहाँ के जो आदिवासी है वो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। अगर हम राजस्थान के कुछ और हिस्से की बात करते हैं, जहाँ के जो आदिवासी हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे आए हैं, मेन स्ट्रीम में आए हैं। क्या वजह है कि ये लोग इतना पिछड़े हुए हैं, और इनको आगे लाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, आगे लाने के लिए, इनको करने के लिए जो है सरकार जिस तरह से सहायता कर रही है, और सरकार जैसे वो इंटीरियर में वो लोग रह रहे हैं जी, आज भी वो पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं, वहां पर अच्छे विद्यालय नहीं, विद्यालय हैं तो वहां 4 टीचर है तो 1 टीचर काम करेगा मात्र, बाकी टीचर छुट्टी पर जाएंगे। 5 दिन एक काम करेगा, 5 दिन दूसरा काम करेगा। इस तरह से वो एक व्यक्ति कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? वो बच्चा आए या नहीं आए, उनकी मानसिकता आज भी वही स्थिति वही बनी हुई है। बहुत कम बच्चे जो है आगे पढ़ पा रहे हैं, और अच्छे वहाँ आवासीय जो विद्यालय हैं उनमें भी ठीक नहीं। ये सही है कि भारत सरकार ने अभी 476 एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले, और एकलव्य विद्यालय खोल करके उनमें शिक्षा जो दें तो अच्छे शिक्षित अच्छे टीचर्स उसमें होंगे, और रहने की व्यवस्था वहां ढंग की होगी, तो वो बच्चे आएंगे, करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो है बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जो 6,600 करोड़ की जो एक योजना आदिवासियों के लिए जो लाई है, और विभिन्न योजनाओं के अंदर बहुत सारा पैसा ये खर्च कर रहे हैं। और जैसे माननीय हरिराम जी ने कहा कि भाई रांची के अंदर बहुत बड़ा संग्रहालय जो बनाने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा इतिहास थोड़ा बहुत बन पाएगा, उससे लोगों को पता लगेगा, ढूंढ के लेकर जाएंगे, उससे समाज कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, और वो कुछ ना कुछ अच्छी बेहतर। आरक्षण नहीं होता तो आज हमारे चाहे डूंगरपुर का हो, बांसवाड़ा का हो, सिरोही का, कोई सरपंच भी नहीं बन पाता, कोई वार्ड पंच भी नहीं बन पाता, वहां से विधायक बनना तो दूर की बात है। और आरक्षण की वजह से ही कुछ लोग जो है इस तरह से, यानी जो आदिवासी समाज है उसके संभ्रांत होने में कहीं ना कहीं आरक्षण का बहुत बड़ा योगदान है। 1906 से पहले का देख लो रिकॉर्ड उठा करके आप, और उसके बाद का देख लो। हाँ, काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। हरिराम जी, जिस तरीके से एक जो काफी ज्वलंत सवाल रहता है, कई बार उस पर सवाल होता है कि चाहे शिक्षा हो या आरक्षण हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नौकरियों में आए और आज संभ्रांत व्यक्ति हुए संभ्रांत समाज में आ जाते हैं। ऐसे में जो संभ्रांत लोग हैं उनका अपने समाज के प्रति, या यूं कहें कि जो आदिवासी समाज है उनके प्रति क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या कुछ उनके रोल हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव और जो जमीनी हकीकत है जी, उसको देखा जाए तो आदिवासी समाज से जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग आए हैं,
उनका एक कमिटमेंट समाज के प्रति दिखाई देता है। ठीक है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि खास करके जैसे पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान, जिसमें शेखावाटी भी मिला लो, ठीक, उस एरिया में मीना जनजाति के काफ़ी अफसर हैं। और उन अफसरों की पहल पर और कुछ हमारे जो पहले के जो राजनेता हैं, इवन आज के भी कन्हैयालाल जी यहाँ बैठे हैं जी, इनके प्रयासों से हर जिले में करीब करीब शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रावासों का स्थापना हुई। अभी कोटा में मत्स्य विश्वविद्यालय अपने इस समाज ने अपने स्तर पर ठीक, खोला और संचालित किया। जयपुर में ही मीना हॉस्टल है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आरएस वगैरह की राज्य प्रशासनिक सेवाओं में निकल रहे हैं। जी, महिलाओं के एजुकेशन के लिए छात्रावास है गर्ल्स के, वो बन रहे हैं। उनके लिए कोचिंग सेंटर्स की बात है, उनके लिए गाइड की बात है। जैसे हमारे वक्त में हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था जी, बट आज हम उस नई जनरेशन को गाइड करने की स्थिति में हैं। तो उनका कमिटमेंट है, लेकिन हम उससे और ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। चंदा किसी सामाजिक उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए या दूसरी सुविधाओं के लिए इकट्ठा करेगा तो यही लोग देंगे। चाहे राजनीति, भाई जो सक्षम है वही देगा ना। तो ये जो प्रशासनिक सेवाओं में आए हैं जी, या राजनेता है या दूसरा कोई दूसरे एक्टिविटीज़ में शामिल हुए हैं, उनसे हमें उम्मीद है, उनकी उम्मीदें उन्होंने इस पे काम भी किया है और आगे और भी हम इनसे उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से वो अपना जो जिम्मेदारी है, जो अपना रोल है, वो निभा सकते हैं समाज को आगे बढ़ाने में। सर, हम संस्कृति पर बात करते हैं। जैसे कि जो लोग पढ़ लिख गए हैं, जो लोग नौकरी में आ गए हैं, वो समाज में कहीं मुख्यधारा से जुड़ गए हैं, लेकिन अपनी संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत भूलते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए, उसको अपने साथ बराबर ले चलते रहने के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है सर? देखिए, ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जो हर जगह जनरली ये उठाया जाता है कि आदिवासी का विकास होगा तो उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। अरे, जब दुनिया की 90% मानवता आदिवासियत की जीवन शैली संस्कृति को छोड़कर बाहर निकल गई और वो विकसित हो रही है, भौतिक उन्नति कर रही है, अच्छा जीवन जी रही है, सुविधाएं हैं, तो उस आदिवासी को संस्कृति के नाम पर एक तरह के लोगों का सोच है जो ये कहता है कि यार उनको अगर मुख्य धारा में लाए तो उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और ये संस्कृति की चिंता कौन कर रहा है? महानगरों में बैठा हुआ जो तथाकथित जो बुद्धिजीवी, तो उनको नहीं कहें, बुद्धि होती तो इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन एक फैशन परस्त टाइप का जो लोग है ना, वो लोग हैं जिन्होंने आदिवासी संस्कृति को बाजार बना रखा है, फैशन बना रखा है, शो बना रखा है। देखिए, वक्त के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन होता है और उसमें होता है क्या, संस्कृति के जो अभिव्यक्त रूप हैं, जैसे नृत्य है, संगीत है, कलाएं हैं, वो तो बदलेंगी, लेकिन सवाल सांस्कृतिक मूल्यों का है। जैसे आदिवासी संस्कृति का मूल्य क्या है? सामूहिकता, निजी संपत्ति के प्रति पीछे नहीं भागना, प्रकृति तत्व और मानवेतर जीव जगत के साथ में सह अस्तित्व की भावना से रहना। ये जल जंगल जमीन का सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सवाल है। वो अपने प्रकृति तो नदी नाले पहाड़ों को पुरखों को पूजते हैं, उनका ईश्वर कोई आसमान में नहीं रहता, उनके ईश्वरों को 56 भोग नहीं परोसे जाते, उनके ईश्वरों के 16 श्रृंगार नहीं किए जाते, उनके ईश्वरों के भव्य मंदिर नहीं बनाए जाते। तो आदिवासी की ये जो मूल्यात्मक पक्ष है संस्कृति का, इसे बचाए रखें। और जो ये गीत नृत्य वगैरह, ये तो बदलाव आएगा तो आएगा, फिल्मों का भी असर हो रहा है और दूसरी चीज आदान प्रदान होता रहता है। ये आज से नहीं है, ये हजारों सालों से होगा, होता भी रहेगा। भागचंद जी, जिस तरीके से संस्कृति पर अभी हरिराम जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, कितना इत्तेफाक रखते हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो शहरों में बैठा हुआ एक जो व्यक्ति है उसको बहुत चिंता है जो संस्कृति को लेकर के जो आदिवासी समाज में। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या वास्तविकता में जो आदिवासी संस्कृति है वो बदल रही है, उसकी चिंता करने की जरूरत है, या फिर सब कुछ अपनी जगह पर दुरुस्त है? जैसा हरिराम जी ने बताया है कि समय के साथ में
और पर्टिकुलरली जो सोसाइटी पहले बिल्कुल क्लोज सोसाइटी थी, यदि उस सोसाइटी के अंदर एजुकेशन से माइग्रेशन होगा, दूसरी सोसाइटी के टच में जैसे आ रहे हैं जी, तो कुछ देंगे और कुछ लेंगे। लेकिन बेसिकल जो संस्कृति का जैसे जो प्रकट रूप में संस्कृति का जैसे बताया, कला है, गाना है, बजाना है, ये सब चीज़ें, इसमें तो परिवर्तन होते रहेंगे क्योंकि ये तो संपर्क के साथ में। लेकिन जो बेसिक आदिवासियत के जो हरिराम जी ने बताया है कि जिसमें ईमानदारी है, सामूहिकता है, जैसे सामूहिकता के अंदर ही फिर, क्योंकि पहले जो संपत्ति होती, बेसिकली आदिवासी समाज में क्या था, समाज पे संपत्ति पर सामूहिक अधिकार होता था जी, और उसमें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, जिसपे कि पूरे समाज का ही अधिकार होता है। जैसे गांव में बड़ा जंगल है, गांव के अंदर तालाब है, गांव के नदी है, वो सारे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन में सबका अधिकार होता है। ठीक है। और आदिवासियत इस पे विश्वास करती है कि सबके जिसे कि उस गांव का हर एक आदमी का, जैसे उस गांव का जंगल है उसमें हर एक का अधिकार है, कोई भी उसमें से सूखी लकड़ी ला सकता है, कोई भी उसमें सूखे मेवे जो भी है ला सकता है। तो वो जो गुण है सामूहिकता का, वो यदि कंटिन्यू करता है तो वो देश के, समाज के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। ठीक है। तो जैसे संस्कृति, क्योंकि लेकिन संस्कृति का अभी जैसे बताया कि यदि संस्कृति को कंप्लीटली यदि होता है तो वो समाज अपरूटेड महसूस करेगा, क्योंकि बेसिकल जड़ से जुड़ा रहना। जैसे आपने पहले पूछा था कि जो कुछ लोग जो आगे बढ़ गए हैं उनका क्या दायित्व है, तो पे बैक टू सोसाइटी उनका दायित्व बनता है, क्योंकि वो सर्विसेज में आए हैं, वो कुछ एडवांटेज लेके आए हैं, तो बिकॉज ऑफ सोसाइटी आए हैं कि देयर वाज ए पॉपुलेशन के आधार पर परसेंटेज तय हुआ, परसेंटेज के आधार पर कुछ लोग और उसमें बेनिफिट मिला, तो दे हैव टू पे बैक टू सोसाइटी। ठीक है। तो इस तरह का यदि हर एक जैसे जितने भी जिन्होंने थोड़ा फायदा उठाया, यदि वो सोसाइटी के प्रति थोड़ा लगाव रखेंगे तो समाज का तेजी से और अच्छा विकास बिल्कुल। कन्हैया लाल जी, इस तरीके से चूंकि हम लोग के पिछले 1 घंटे के करीब पहुंच चुके हैं, चूंकि हमारा वक्त भी करीब आ रहा है, ऐसे में हम आपसे बहुत शॉर्ट में चाहेंगे कि आप संस्कृति को लेकर के क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, हमारी जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति, पहली बात तो ये लोलुप तो नहीं हो सकती किसी हाल में भी, क्योंकि हमारा आज भी पढ़ा लिखा जो तबका है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आज भी ग्रामीण एरिया में हमारे जो कल्चर है वो आपको देखने को मिलेगी। आज वहीं हमारे डांस करने का है जी, चाहे गीत गाने का है, हमारे लोकल जो परिपाटी है वो बिल्कुल चलती है। आज भी हमारे शादी है, विवाह है, उनमें बिल्कुल चलती रहती है। तो संस्कृति ऐसी कोई बात नहीं है कि हम संस्कृति को इसको खत्म करते जा रहे हैं। ये सही है कि एक बेलदार जो है, एक वो कारीगर बनता है, फिर ठेकेदार बन जाता है, ठेकेदार बन के वो पहले साइकिल पे आता था, अब जब सिलसिलेवार तरीके से गाड़ी में आता है तो वो बदल रही है। बिल्कुल सही बात कही। हिसाब से थोड़ा बदलता है। हरिराम जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम लगभग हर समाज के लोग देखते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं करना चाहता है सर, बिल्कुल, एक भील ने लिखा है, वैसे हाँ सर प्लीज आपको, वो लिखा था उसने, डूंगरपुर का एक, उसने कहा था मेरे को कि फूटे घर ध्रोंदे तेरे, टूटी छान छपरिया रे। ठीक, आज की स्थिति है, सुराखों से पानी टपके, भीगी तेरी खटिया रे, अंधियारा में कटे जिंदगी, बिना दिया बिन डिबिया रे, बिना दिया बिन डिबिया रे, तेरी घरवाली के तन पर फटी फटाई अंगियारे जी, कर्ज में तू पैदा होता कर्ज में ही पलता है जी, जीवन भर कर्जे का बोझा कर्जे में ही मरता है। बड़ी बात कही थी, मतलब जिस इस पंक्ति के माध्यम से आपने समाज के बारे में जो चीज बता दी। हरिराम जी, बहुत आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि वक्त कमी है। हमारा एक कार्यक्रम हर समाज के लोग देते हैं, लेकिन अगर आज आदिवासी समाज के जो लोग देख रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आदिवासी समाज ही नहीं, जो गैर आदिवासी समाज, जनरल बात कर रहा हूँ। आज सबसे बड़ी समस्या देश और दुनिया के सामने पारिस्थितिकीय असंतुलन की, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की। ठीक है। आदिवासी जीवन शैली, समझदारी, वैचारिकी, दर्शन में ये है कि भाई सृष्टि के 3 तत्व है, मनुष्य, मानवेतर जीव जगत और प्रकृति तत्व है। इनमें सामंजस्य के साथ जियो तो पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या से निजात पाएंगे। ठीक। दूसरा, पूंजीवाद के इस दौर में जो पूंजी के पीछे भाग रहा है आदमी, भौतिक सुख सुविधा के पीछे भाग रहा है, तो हैप्पीनेस का इंडेक्स है ना, उसको देखो। जितने भी सो कॉल्ड एडवांस कंट्रीज है वो प्रसन्नता के इंडेक्स में नीचे हैं, और प्रसन्नता के इंडेक्स में सबसे ज्यादा कौन है? पिछले 5 साल से फिनलैंड, जो प्राकृतिक जीवन जी रहा है। उससे पहले 5 साल लगातार भूटान रहा,
जो यानी आदिवासियत का प्रकृति से जुड़ जीवन करके जीता हम है। जो खुशी तो है, कुल जो मिला के प्रसन्नता है, उस पर आगे चल सकते आदिवासी हैं। जीवन शैली बिल्कुल से सर, बहुत बाकी बहुत समाज सीख सकता है, बिल्कुल, देश और दुनिया। बिल्कुल सर, वो बहुत सीख है। धन्यवाद सर आपका, चूंकि वक्त की कमी है और कम समय में हमने ज्यादा से ज्यादा चीजें, चाहे वो शिक्षा हो, संस्कृति हो, आदिवासियों की पहचान हो, आरक्षण हो, या जो भी, या नारी शिक्षा की बात हो, हमने सारी कुछ अपने पहलू इसमें शामिल करने की कोशिश की। हरिराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वक्त दिया, और भागचंद जी आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। कन्हैयालाल जी आपने अपना जो वक्तव्य दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। दोस्तों, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि आदिवासी अस्मिता, उनके गौरव, उनकी चुनौतियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये एजेंडा पसंद आया होगा। अगले एजेंडा में फिर किसी ऐसे ज्वलंत मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।